गुड इवनिंग दोस्तों, लल्ला क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आप एक सही प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जो ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके परीक्षा को आसान बना देगा। आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि मैंने जो नोट्स तैयार किया है वो देखने में तो कंसेप्ट वाइज नहीं है, लेकिन जो है उसको रटना पड़ेगा। उसको क्या है, फैक्ट्स हैं, उसको रटना पड़ेगा। और जो ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4 है, ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर क्या है, 4 है। देखो, दुनिया में इतने बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, पास तो होते हैं, ठीक है, पास तो होते हैं, लेकिन जो एकाग्रता से पढ़ाई करता है वो पास होता है। और आप सभी भी जानकार हो गए हैं, आज के मोबाइल के युग में जानकार हो गए हैं, जिससे आप आराम से, ध्यान से, एकाग्रता से सुनिए और उसको बाद मेमोराइज़ करिए। एक से नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार स्पीड बढ़ा बढ़ा के सुनिए, जिससे आपको लाइन बाय लाइन याद रहेगा, जो एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत सुलभ बनाएगा। ठीक है, और देखिए, एक मोटिवेशन स्पीच है हमारा कि मेहनत कर हुंकार भर, हिरन कौन सा घी खाता है लेकिन घोड़ों से आगे जाता है। ठीक है, हिरन घी नहीं खाता लेकिन घोड़ों से आगे जाता है। तो आपको क्या करना है बाबू, मेहनत करने हैं, हुंकार भरने हैं। ठीक है, और हम लोग जो है, हम आपके काम को सुलभ बनाने के लिए आए हैं, और जो बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा। क्लास देखने के बाद सभी जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से। और कमेंट में अच्छा क्लास रहेगा या बुरा क्लासेस रहेगा, उसको आप कमेंट करके हमें बताइएगा। जो हमें सुधार करनी होगी हम और सुधार कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग भारत के दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ता है। तो एक स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है। कौन सा मार्ग? एक रास्ता होता है बाबू, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। उसको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, तो 4 ऐसे हमारे जो क्षेत्र हैं, एक दिल्ली है, एक मुंबई है, एक कोलकाता है, एक चेन्नई है। सब महानगर है, दिल्ली भी महानगर है, मुंबई है, कोलकाता और चेन्नई। ये स्वर्णिम चतुर्भुज को जोड़ता है। किसको जोड़ता है बाबू? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग को क्या करता है, ये जोड़ता है। आगे 6 लेन हैं और 2 गलियारे हैं। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज में लेन कितने हैं? तो 6 लेन बने हुए हैं। गलियारे कितने बने हैं बाबू? तो 2 बने हुए हैं। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की बात पूछे कि राज्यों में है, तो आप बता सकते हैं कि दिल्ली में पड़ेगा, मुंबई में पड़ेगा, कोलकाता में पड़ेगा और चेन्नई में पड़ेगा। और लेन कितने हैं? तो उसमें 6 लेन हैं, 6 लेन हैं और 2 गलियारा हैं। ठीक है, प्रथम जो है उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ है? श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में। ठीक है, प्रथम गलियारा कहाँ से है? तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर ऊपर से लेंगे वहाँ से, और जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा दक्षिण में जाएंगे, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण तो क्या होगा, श्रीनगर से लेंगे हम, और कहाँ तक? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पड़ेगा बाबू? आपको तमिलनाडु तक जो है उत्तर दक्षिण गलियारा है। द्वितीय जो गलियारा है, एक पूर्व से पश्चिम गलियारा बोलेंगे, सिलचर से असम तक। द्वितीय गलियारा क्या हो जाएगा बाबू? पूर्व से पश्चिम तक। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सिलचर से असम तक। सिलचर से कहाँ तक देखता है बाबू? असम तक देखता है। और जो पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। तो जब भी कोई पूछे कि उत्तर दक्षिण गलियारा कोई पूछे, आप बता दिए कि श्रीनगर से जम्मू कश्मीर। ठीक है, वही श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में। ठीक, और दूसरा जो देखेंगे पूर्व से पश्चिम गलियारा, सिलचर से असम के बीच में। कहाँ तक रहेगा बाबू? सिलचर से असम के बीच में जो गलियारा बनाया जाएगा। ठीक है, बनाया गया है। और जो पोरबंदर गुजरात को भी जोड़ता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है
दिल्ली और अमृतसर को राजमार्ग संख्या फर्स्ट, राजमार्ग संख्या फर्स्ट दिल्ली और अमृतसर की है। और दिल्ली कोलकाता का राजमार्ग संख्या कौन है? 2। दिल्ली और अमृतसर जो राजमार्ग संख्या प्रथम हो जाएगा, और दिल्ली से कोलकाता चले जाएंगे तो द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन बाबू? दिल्ली और अमृतसर राजमार्ग संख्या पहला हो जाता है बाबू, और दिल्ली और अमृतसर, ठीक है। और दिल्ली और कोलकाता, कौन? दिल्ली और कोलकाता, दिल्ली और कोलकाता राजमार्ग संख्या 2 हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है। तो 7वें नंबर का जो राजमार्ग है बाबू, वो देश का सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है, बहुत लंबा राजमार्ग है, जो 2369 किलोमीटर लंबा है। सोचो कितना? 2369 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो 7वां जो राजमार्ग है वो कितना लंबा है बाबू? 2369 किलोमीटर लंबा है, जान लो। और यह वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु के रास्ते कन्याकुमारी को जोड़ता है। वाराणसी से जाएगा, जबलपुर जाएगा, जबलपुर से नागपुर, नागपुर से हैदराबाद, हैदराबाद से कन्याकुमारी। सोचो, तो 7वां तो लंबा है, 2369 किलोमीटर का है। वाराणसी से चलेगा और पहुंच जाएगा कहाँ पे बाबू? कन्याकुमारी तक। तो उसके बीच में जो है वाराणसी से जबलपुर में भी जाएगा, फिर नागपुर में भी जाएगा, फिर हैदराबाद में भी जाएगा, फिर कन्याकुमारी तक पहुंच जाएगा। तो राजमार्ग संख्या हम 7 देख लिए, 7वां देख लिए, सबसे लंबा राजमार्ग है। और कितना? 2369 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है। इतना बातें याद रखना है। अब आगे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो है वो कहाँ पे पड़ेगा बाबू? दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। 8वें नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दिल्ली से मुंबई जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर का दिल्ली से कोलकाता जा रहा है। दूसरे नंबर का कहाँ जा रहा है बाबू? दिल्ली से कोलकाता जा रहा है। अब पहले नंबर का दिल्ली से कहाँ जा रहा है बाबू? अमृतसर जा रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को। ठीक है, एक गैस पाइपलाइन गई है गुजरात में हजीरा। ठीक है, याद रखना, गुजरात में हजीरा को, उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर को, गुजरात में हजीरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर को, तथा मध्य प्रदेश के विजयपुर रास्ते से होकर जाती है। ठीक है, गैस पाइपलाइन है। तो गैस पाइपलाइन हम देखेंगे, राज्य देखेंगे। पहला कौन सा राज्य था? गुजरात, गुजरात के हजीरा क्षेत्र में, और उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर क्षेत्र से, और मध्य प्रदेश के विजयपुर रास्ते से होकर के गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरी? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। गुजरात में हजीरा, हजीरा एक प्लेस है, वहाँ से होकर गुजरेगी। उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से होकर गुजरेगी, और मध्य प्रदेश के विजयपुर से होकर के गुजरती है। ठीक है, इसकी शाखाएं राजस्थान में भी है। तो कोई पूछे कि जो गैस पाइपलाइन बिछाई गई है, इसकी शाखाएं हमारा राजस्थान में भी है। आगे हम देखेंगे नौगम में जलमार्ग संख्या प्रथम। तो नौगम में जलमार्ग संख्या मतलब जिसमें गम्य माने जा सकता है, नौगम्य माने नौगम्य का मतलब आप बोल सकते हैं जिसमें नाव चलने योग्य है। तो नाव वाला जो राजमार्ग संख्या पूछे तो हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य गंगा का है, 1620 किलोमीटर लंबा है। तो नौगम्य जलमार्ग संख्या पूछे, अब जल का मार्ग संख्या, तो नौगम्य जलमार्ग संख्या प्रथम कहाँ से चलेगा बाबू? हल्दिया से, हल्दिया से होते हुए इलाहाबाद के मध्य जो है गंगा में 1620 किलोमीटर लंबा चलता है। सोचो, जलमार्ग संख्या प्रथम जो है कितना किलोमीटर लंबा चलता है? तो 1620 किलोमीटर लंबा चलता है। और कहाँ से चलता है बाबू? तो हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद के मध्य चलता है। कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से सुनते रहिए बाबू, याद रहेगा। ध्यान से सुनते रहिए बाबू, याद रहेगा। इधर उधर नहीं देखना है, इधर उधर नहीं देखना है। कैरियर बनाने के बाद आप इधर उधर देख लेना, लेकिन अभी आप जो है ध्यान से सुनना है बाबू। यदि उधर उधर देखोगे तो शादी भी नहीं होगी। क्या होगी? शादी भी नहीं होगी। कैरियर बनाओ पहले, उसके बाद में इधर उधर देखना। आगे चलो बाबू, ध्यान से देखो। नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी के बीच में चलती है। कहाँ से? सदिया से धुबरी के बीच में चलती है। 891 किलोमीटर लंबा है और ब्रह्मपुत्रा नदी में है। किस नदी में है बाबू? ब्रह्मपुत्रा नदी में है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 जो है
कितने किलोमीटर की लंबी है? तो 891 किलोमीटर लंबी है, 891 किलोमीटर लंबी है। सदिया से धुबरी के बीच में है। किसके किसके बीच है बाबू? सदिया से धुबरी के बीच में है। 891 किलोमीटर लंबा है। कितना? 891 किलोमीटर लंबा है और सदिया से धुबरी के बीच में है। और किस नदी में है ये? तो ब्रह्मपुत्रा नदी में। किस नदी में है बाबू? तो ब्रह्मपुत्रा नदी में। जब भी कोई पूछे कि पहला जलमार्ग संख्या पूछा जाए तो पहला जलमार्ग संख्या गंगा नदी में है 1620 किलोमीटर, और दूसरी जलमार्ग संख्या पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्रा नदी में है। वो कितना? 891 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 891 किलोमीटर लंबा है। नौगम में जलमार्ग संख्या 3 जो है, हम कहाँ से चलेंगे? केरल के पश्चिमी तटीय नहर कोट्टारम से कोम्मान तक। कोट्टारम से कितना? कोम्मान तक चलेगा। 205 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, कोट्टारम से कोम्मान तक चलता है केरल में, लेकिन 205 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है बाबू? 205 किलोमीटर। कहाँ से? कोट्टारम से कोम्मान तक। कोट्टारम से क्या बाबू? कोम्मान तक। आगे कह रहा है कि मुंबई में से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन बनाया गया? तो कांडला पत्तन। देखो, कांडला पत्तन बनाया क्यों गया बाबू? कांडला गुजरात में है। कांडला पत्तन इसलिए बनाया गया बाबू कि मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए। मुंबई में इतना ज़्यादा मतलब कि व्यापारिक दबाव होते थे, तो उससे कम करने के लिए हम क्या बना दिए गए बाबू? कांडला पत्तन। ठीक है, क्या बना दिए? कांडला पत्तन बनाया गया। क्यों? क्योंकि मुंबई की बंदरगाह जो है उसके दबाव को कम करने के लिए पत्तन बनाया गया। आगे हम चलेंगे। मार्मगांव पत्तन गोवा में है। मार्मगांव पत्तन कहाँ पे मिलेगा बाबू? आपको गोवा में मिलेगा। देश के कुल निर्यात का 0.5% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो मार्मगांव पत्तन कहाँ पे मिलेगा आपको बाबू? गोवा में मिलेगा। और लोहा, जैसे हमारा 100% लोहा निर्यात होता है ना, तो 50% जो लोहा पूरा निर्यात होता है वो मार्मगांव से ही होता है। आप याद रखना कि मार्मगांव से ही लोहा तैयार किया जाता, मतलब एक्सपोर्ट होता है। कितना बाबू? 50% अकेले। आगे हम चलते हैं। कर्नाटक स्थित न्यू मंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। तो देखो, एक न्यू मंगलोर पत्तन है। कहाँ पे बाबू? कर्नाटक न्यू मंगलोर। तो आप याद रखना कि न्यू मंगलोर पहले है कहाँ पे पत्तन? तो कर्नाटक में है। वहाँ पे कुद्रेमुख खान है और वहाँ से लोहा निकलता है। क्या निकलता है बाबू? लोहा निकलता है। और जब कुद्रेमुख खान से जो लोहा निकलेगा उसे न्यू मंगलोर से हम एक्सपोर्ट करेंगे। कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे? कहाँ से निर्यात करेंगे बाबू? न्यू मंगलोर से निर्यात करेंगे। कहाँ से निर्यात करेंगे? न्यू मंगलोर से निर्यात करेंगे। आगे हम देखेंगे। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। कैसा नदी पत्तन है बाबू? अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। ठीक है, कैसा पत्तन है? एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। ज्वारी पत्तन भी बोल सकते हो। तो कोई पूछे कि कोलकाता क्या ज्वारी पत्तन है? तो जी हाँ, कोलकाता ज्वारी पत्तन है। अंतःस्थलीय नदी पत्तन बोल सकते हो। गंगा ब्रह्मपुत्र के सीमा को सेवाएं प्रदान करता है और इसका सहायक हल्दिया। तो कहने का मतलब है कोलकाता जो है, कोलकाता का सहायक कोई पूछे तो हल्दिया बंदरगाह है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सेवाएं प्रदान करता है। कोलकाता जो पत्तन होगा वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को सेवाएं प्रदान करेगा। ये तो ध्यान रखना। और ये ध्यान देना कि सबसे ज़्यादा ये ज्वारी पत्तन है। कौन सा पत्तन है बाबू? ज्वारी पत्तन है। और किस नदी को सेवाएं प्रदान करेगा? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र को सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है, और उसके बाद में जो है एक आगे देखेंगे। कोची तुतिकोरिन एक प्राकृतिक पोताश्रय है। एक कोची और तुतिकोरिन, क्या बोलेंगे बाबू? कोची और तुतिकोरिन। याद रखना, कोची तुतिकोरिन। ठीक है, कोची तुतिकोरिन जो है एक प्राकृतिक पोताश्रय है। तो अब आप याद कैसे रखेंगे? प्रकृति जो है, प्रकृति कोची को और तुतिकोरिन को बनाया है, स्वयं प्रकृति ने बनाया है इसको। ये पोताश्रय है, प्रकृति से ही बना हुआ है ये, इसको प्राकृतिक पोताश्रय बोलेंगे, कोची और तुतिकोरिन को। ठीक है, आगे हम चलेंगे। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा सुरक्षित
ये कहने का मतलब ये है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है एक स्थल से घिरा हुआ है, गहरा है और सुरक्षित है। ठीक है, विशाखापट्टनम क्या स्थल से घिरा हुआ है बाबू, गहरा भी है और बहुत ही सुरक्षित है। क्या है बाबू, बहुत सुरक्षित है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। अब सोचो, चेन्नई, तो आप इसको कैसे याद रखोगे, कृत्रिम माने मानव द्वारा बनाया गया है। तो अब आपको याद रखना होगा कि चीनी तो मानव बनाता है, चीनी कौन बनाएगा, मानव। तो चेन्नई से हम चीनी को याद रखेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि कृत्रिम पत्तन है, मानव द्वारा बनाया गया पत्तन है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्राचीनतम है, पुराना भी है। आगे हम देखेंगे समूहन बचत परिभाषित। तो समूहन बचत क्या होता है, समूहन बचत उद्योगों का नगरों के पास संकेंद्रण। जब भी कोई बात आए कि समूहन बचत क्या होता है, तो जब उद्योग कोई लगाया जाएगा तो नगरों के आसपास संकेंद्रण हो। जहाँ पे नगर हो गए, जैसे दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, ये सब नगर हो गए, तो यहीं पे उद्योग लगाए जाएं तो हम उसको क्या बोलेंगे बाबू, समूहन बचत। क्या बोलेंगे बाबू, समूहन बचत बोलेंगे। आगे, गन्ने को चीनी मिलों तक ढुलाई में ज़्यादा समय लगने से सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि गन्ने को चीनी मिल तक मतलब कि ढोने में समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, तो क्या होगा, सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। किसकी मात्रा घटेगी बाबू, सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे दक्षिणी एवं पश्चिमी राज्यों में के गन्ने में सुक्रोज अधिक मात्रा में पाया जाता है उत्तर भारत की अपेक्षा। तो जब भी हम गन्ना लेंगे दक्षिणी राज्यों का, कहाँ का, दक्षिणी राज्यों का और पश्चिमी राज्यों का। दक्षिणी मतलब केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और पश्चिमी राज्यों में हम राजस्थान, गुजरात, ये सब जगह पे, महाराष्ट्र में, ये सब जगह पे जब हम गन्ना उत्पादन करेंगे तो यहाँ पे सुक्रोज हमको अत्यधिक देखने को मिलेगा। सुक्रोज हमको क्या मिलेगा बाबू, अत्यधिक देखने को मिलेगा। अब गन्ना काट करके चीनी मिल तक जल्दी से जल्दी पहुँचाओ, यदि जल्दी से जल्दी नहीं पहुँचाए तो सुक्रोज की मात्रा घट जाएगी। क्या, किसकी मात्रा घट जाएगी बाबू, सुक्रोज की मात्रा घट जाएगी। याद रखना, लोहा तथा इस्पात उद्योग के कच्चे माल के लौह अयस्क के कोकिंग कोल, चूना पत्थर, लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर। कहने का मतलब कि लोहा तथा इस्पात उद्योग के कच्चे माल के रूप में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, तो कोकिंग कोल रहेगा। ठीक है, पहले लौह अयस्क रहेगा, फिर कोकिंग कोल रहेगा, फिर उसके बाद चूना पत्थर। तो लौह अयस्क 4 के रेशियो में रहेगा, कोकिंग कोल 2 के रेशियो में रहेगा और चूना पत्थर 1 के रेशियो में रहेगा। तो 4, 2, 1 के रेशियो में आपका जो है लोहा तथा इस्पात उद्योग रहता है। लोहा तथा इस्पात उद्योग में पहले लौह अयस्क मिलेगा 4, 2 में कोकिंग कोल हो जाएगा 2 रेशियो में, और 1 रेशियो में आपको चूना पत्थर देखने को मिलेगा। यूरिया की जब भी बात होती है, कहते हैं कि यूरिया खाद तो नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। यूरिया कौन सा उर्वरक होता है बाबू, नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। जैसे जो खाद छींटते हो खेत में ना, तो यूरिया, कहते हैं कि पापा लोग बोलते हैं या ताऊ लोग बोलते हैं कि जाओ जो है यूरिया खाद लेके आना। तो यूरिया खाद लेने के लिए तो उसमें नाइट्रोजन मिला होता है। क्या मिला होता है बाबू, नाइट्रोजन मिला होता है, जो ज़मीन को हमको नाइट्रोजन चाहिए जिससे कि पौधा और विकसित हो सके। आगे हम देखेंगे डीएपी में फास्फेटिक उर्वरक होता है। तो अब आपको याद रखना है आज के बाद कि जब भी हम सोसाइटी पे खाद लेने जाएंगे तो हमको ये प्रॉपर याद रखना चाहिए कि हम डीएपी खाद लेने जा रहे हैं कि यूरिया खाद लेने जा रहे हैं। डीएपी खाद में फास्फेट मिला होता है। क्या मिला होता है बाबू, फास्फेटिक उर्वरक बोलते हैं उसको। और उसके बाद में जो है यूरिया खाद में नाइट्रोजन मिला होता है। ये आप याद रखना जो अति महत्वपूर्ण है, नहीं तो लोग, गांव के लोग या तो जो थोड़े समझदार लोग होंगे या जो बूढ़े लोग होंगे वो हंसेंगे आपके ऊपर। क्यों हंसेंगे, इसलिए हंसेंगे बाबू कि अरे इसको डीएपी खाद और यूरिया खाद में डिफरेंस नहीं पता। तो डीएपी खाद में क्या होता है, फास्फेटिक उर्वरक होता है, और यूरिया क्या होता है, नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। ये आपको ध्यान रखनी है। मिश्रित में नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास, यदि मिश्रित खाद आपको लानी है उसमें आपको नाइट्रोजन भी मिला रहेगा, फास्फेट भी मिला रहेगा और पोटास भी मिला रहेगा। मिश्रित खाद में तीनों मिलेंगे, नाइट्रोजन भी मिलेगा, फास्फेट भी मिलेगा और पोटास भी मिला होगा।
आगे हम पोटास का पूर्णतः आयात होता है, हमारे यहाँ पोटास नहीं होता है, हमारे यहाँ भारत में जो है पोटास पैदा ही नहीं होता, उसका हम पूरा 100% उसका हम इंपोर्ट करते हैं बाबू, क्या करते हैं, आयात करते हैं। आयात मतलब कि दूसरे देशों से हम अपने यहाँ पे मंगवाते हैं, ठीक है। पोटेशियम यौगिक के भंडार हमारे यहाँ पे है ही नहीं, पोटेशियम यौगिक के भंडार हमारे भारत में नहीं है। सीमेंट उद्योग के कच्चे माल के रूप में, अच्छा सीमेंट उद्योग जहाँ पे लगाया जाता है तो कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर देख लो, जहाँ पे सीमेंट उद्योग लगाया जाएगा तो वहाँ कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात सिलिका देखने को मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी बाबू, सिलिका देखने को मिलेगी। एल्यूमिना, जिप्सम, रेल परिवहन, कोयला, विद्युत ऊर्जा। तो यही कहने का मतलब कि आप याद रखना कि एल्यूमिना भी याद रखना, जिप्सम भी याद रखना, सिलिका भी याद रखना। तो ये सब जो है आपका जहाँ पे सीमेंट उद्योग होगा कच्चे माल के रूप में आपको देखेगा। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनो कि जहाँ पे भी सीमेंट उद्योग लगा होगा कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर देखने को मिलेगा आपको, सिलिका देखने को मिलेगा, एल्यूमिना देखने को मिलेगा आपको, जिप्सम देखने को मिलेगा ही आपको। आगे हम देखते हैं भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ टर्शियरी युग के सेल संरचनाओं में पाया जाता है। अब देखो कितनी अच्छी बातें कही इसने, कही कि जो अधिकांश पेट्रोल निकल रहे हैं, हाँ भारत में जो अधिकांश पेट्रोल निकल रहे हैं किस युग के पदार्थों में निकल रहे हैं, तो टर्शियरी युग का पदार्थ हो, टर्शियरी युग का पदार्थ हो। सोचो टर्शियरी युग का पदार्थ होगा, सेल संरचना होगा, तब वहाँ पे आपको पेट्रोलियम मिलेंगे ना। तो सोचो पेट्रोल क्या होता है, ट्रक व्रक में ज़्यादा भरा जाता है, पेट्रोल क्या होता है ट्रक व्रक में ज़्यादा भरा है, उसमें तो डीजल भरा जाता है। तो आप ऐसे याद रखो कि टर्शियरी युग में ही ज़्यादा पेट्रोल उत्पादन होता है। तो जहाँ पे टर्शियरी युग का सेल संरचना पाया जाएगा बाबू, वहीं पे ही पेट्रोल मिलेगा आपको, ज़्यादा अत्यधिक मिलेगा। आगे हम देखेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में लकड़ी, उपली, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत था विद्युत, ठीक है। तो अब आप याद रखना कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, तो परंपरागत मतलब जो आज से चला आ रहा है, परंपरागत मतलब जो परंपरा से चला आ रहा है। तो आपको ऊर्जा है, जैसे खाना बनाने हैं, लिट्टी चोखा बनाने हैं, तो क्या करेंगे, उपली जला लेंगे, क्या करेंगे बाबू, उपली जला लेंगे, लकड़ी जला देंगे खाना बनाने के लिए, और कोयला जला देते हैं लोग, कुछ लोग जैसे हसिया, खुरपी, उसको फरगाना है ना, इसको इसमें नुकीला करना है, धार लाना है, तो हम क्या करेंगे बाबू, इसको कोयला जला देते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोल से बाइकें चल रही हैं और पेट्रोल की कार भी चल रही है। उसके बाद में प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, जल से विद्युत, जल से बिजली तैयार करना। तो ये सब जो चीज़ें, कोयले से बिजली प्राप्त करना, तो हमारी जो ऊर्जा प्राप्ति ये कैसा है बाबू, ये परंपरा के अनुसार है, परंपरा के अनुसार चला आ रहा है आज तक। अब हमको इस परंपरा को बदलना है, क्योंकि इस परंपरा से हमारे वायुमंडल में क्या बोल रहे हैं, हमारे वायुमंडल में प्रदूषण फैल रहे हैं। क्या फैल रहे हैं बाबू, प्रदूषण फैल रहे हैं। आगे हम देखेंगे ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत। अब परंपरागत तो स्रोत देख लिए हम, अब गैर परंपरा स्रोत देखेंगे। तो सबसे पहले आप गैर परंपरागत स्रोत में देखेंगे कि जो सौर ऊर्जा है, जो सोलर सेल है, हमारे घर लगा भी है, बहुत बड़ा सा है। तो सौर ऊर्जा से जो हमको ऊर्जा मिलेगी वो गैर परंपरागत, परंपरा में नहीं थी, अब नया नया आया है। और विंड मिल से भी आता है, विंड मिल से भी एनर्जी मिलती है, भूतापी ऊर्जा से भी एनर्जी मिलती है, परमाणु ऊर्जा से, ज्वारीय ऊर्जा से, बायोगैस से, किससे बाबू, परमाणु ऊर्जा से भी, ठीक है। हाँ, भूतापी में जमीन से, जब जमीन गर्म हो जाता है ना, लोग उससे एनर्जी इकट्ठा करते हैं, उससे एनर्जी इकट्ठा करते हैं। तो उससे भी हम परंपरागत स्रोत से नहीं है, ये गैर परंपरागत स्रोत से है। क्यों, क्योंकि पहले नहीं लिया जाता था एनर्जी भूताप से, अभी लिया जा रहा है। ज्वारीय ऊर्जा, जो ज्वार से ऊर्जा लेते हैं, ठीक है, पहले तो नहीं लिया जाता था लेकिन ज्वार से भी ऊर्जा लेते हैं। ये क्या है, गैर परंपरागत स्रोत श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है बाबू, गैर परंपरागत स्रोत के गैर परंपरागत स्रोत के श्रेणी में आता है, ये याद रखना। परमाणु ऊर्जा से भी लोग एनर्जी लेते हैं। अभी क्या हुआ
कि परमाणु ऊर्जा लगाए जा रहे हैं भारत में, हाँ अमेरिका के सहयोग से लगाए जा रहे हैं। तो जब परमाणु ऊर्जा छोटे छोटे लगाएंगे तो जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं तो उससे स्वयं ऊर्जा अपने काम भर के लिए स्वयं एनर्जी जो है उत्पादन कर लेंगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। लिग्नाइट कोयले भारत में तमिलनाडु नेवेली में है। तो अब आपको कोयला आदि देखने को मिलेगा, तो लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिग्नाइट कोयला आपको भारत में कहाँ मिलेगा, तो तमिलनाडु के नेवेली में। कहाँ देखने को मिलेगा बाबू, तमिलनाडु के नेवेली में हम जाएंगे तो आपको लिग्नाइट कोयला देखने को मिलेगा। आगे हम चलेंगे। भारत में कोयला गोंडवाना, जिसकी आप 200 लाख साल, दूसरा टर्शियरी निक्षेप 55 लाख पुराना है। ठीक है, तो भारत में जो कोयला मिल रहा है गोंडवाना में, कहाँ मिल रहा है, गोंडवाना में मिल रहा है, जो 200 साल पुराना है। और टर्शियरी निक्षेप क्या है बाबू, 55 लाख पुराना है। सोचो 55 लाख साल पुराना है ना, और ये 200 लाख साल पुराना है। तो गोंडवाना सबसे ज़्यादा पुराना है, टर्शियरी उससे नया है। तो गोंडवाना जो है बाबू वो 200 साल लाख पुराना है, तो वहाँ पे भारत में कोयला देखने को मिलेगा। और टर्शियरी जो है वो 55 लाख साल पुराना है। टर्शियरी 55 लाख साल पुराना है, जहाँ से हमको कोयला देखने को मिल जाएगा भारत में। आगे देखेंगे, गोंडवाना कोयले का प्रयोग धातु शोधन में किया जाता है। तो गोंडवाना जो कोयले का प्रयोग होता है बाबू, धातु के शोधन में प्रयोग किया जाता है। यह संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। ठीक है, तो धातु शोधन कहाँ कहाँ स्थित है आपको मिलेगा बाबू, तो दामोदर घाटी में मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा, झरिया में मिलेगा और झारखंड में मिलेगा। ठीक है, और रानीगंज में मिलेगा। तो आपको कोई पूछे कि धातु शोधन जो कारखाना आपको देखने को मिलेगा, तो ये दामोदर घाटी में। अब आप यहाँ पे चले जाए दामोदर घाटी में, तो पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में दूसरा झारखंड में मिलेगा, तीसरे जगह पे आपका झरिया, तो ये झारखंड में, ये रानीगंज, ये पश्चिम बंगाल में। तो झरिया और रानीगंज याद रखना। अब बोकारो में स्थित है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, तो बोकारो में भी ये हमारा जो धातु शोधन, बोकारो में भी धातु शोधन कारखाना है हमारा, और जो महत्वपूर्ण कोयला का क्षेत्र है। तो अब आप याद रखना कि गोंडवाना जो रिलेटेड है, और कहाँ कहाँ से देख लेंगे, पहले बताया कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज एक क्षेत्र है, और झारखंड में झरिया एक क्षेत्र है, और बोकारो, कौन सा, बोकारो। इन 3 जगहों पे जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा बाबू, कोयला देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बाबू, कोयला देखने को मिलेगा। आगे हम चलेंगे। टर्शियरी युग के कोयला उत्तर पूर्वी राज्यों में निक्षेप से मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। कहने का मतलब है बाबू, टर्शियरी युग का कोयला जो मिलेगा वो पूर्वोत्तर राज्यों में मिलेगा। कहाँ मिलेगा बाबू, पूर्वोत्तर राज्यों में टर्शियरी युग का कोयला देखने को आपको मिल जाएगा। गोंडवाना की जब भी बात करेंगे तो गोंडवाना में पश्चिम बंगाल, झारखंड और बोकारो 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है गोंडवाना का कोयला क्षेत्र है। हाँ, गोंडवाना युग के कोयला का क्षेत्र है। गोंडवाना युग 200 लाख साल पहले का है, और टर्शियरी युग जो है 55 लाख साल पहले का है। टर्शियरी युग की जब भी बात होगी तो वो जो है पूर्वोत्तर भारत की ओर कोयला मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा बाबू, तो पूर्वोत्तर भारत की ओर कोयला टर्शियरी युग में मिलेगा। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा के नदी घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं। कल मैंने नदियों के बारे में बताया था, जब आप लेक्चर देखेंगे, पिछली लेक्चर नंबर 3 देखेंगे शायद, हाँ, तो उसी में गोदावरी देखने को मिलेगा, महानदी देखने को मिलेगा, सोन देखने को मिलेगा, वर्धा। तो गोदावरी, ठीक है, महानदी, सोन और वर्धा, ये 4 नदियां हैं। इन नदियों के घाटियों में आप देखेंगे कोयला मिलना। अब सोन नदी तो हमारे ज़्यादा पास है नहीं, ज़्यादा दूर तो है नहीं सोन नदी हमसे, तो सोन नदी में भी जो है कोयला देखने को मिलेगा, गोदावरी नदी में भी मिलेगा, वर्धा नदियों में भी मिलेगा, और महानदी में भी कोयला देखने को मिलेगा। आगे हम चलेंगे। प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य, उनसे संबंधित क्षेत्र। तो प्रमुख जो कोयला उत्पादक राज्य भारत में है, उनसे वहाँ का कौन सा क्षेत्र जो है कोयला के उत्पादन में बहुत प्रसिद्ध है, तो हम देखेंगे आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी है।
क्या है बाबू, आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी है। तो आप याद रखना कि आवथई सिंगार करब, आवथई सिंगार करब, आवथई से आंध्र प्रदेश और सिंगरेनी से सिंगार करब। तो देखो आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी क्या है बाबू, कोयला, वहाँ से कोयला प्रोड्यूस होता है, कोयला का उत्पादन होता है। क्या होता है बाबू, कोयला का उत्पादन होता है। तलचर कहाँ है बाबू, उड़ीसा में है। तलचर, तलचर क्या है बाबू, उड़ीसा में है। कहते हैं मतलब कि तनी धीरे धीरे चल, नहीं तो जो में उलट ही जाए। तो याद रखना बाबू, कैसे याद रखोगे, तलचर कहाँ देखने को मिलेगा बाबू, उड़ीसा में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा बाबू, उड़ीसा में देखने को मिलेगा तलचर। रानीगंज कहाँ है बाबू, पश्चिम बंगाल में। अच्छा, पश्चिम बंगाल में देखो रानियाँ रहती हैं। तो याद रखना कि जो जो अंग्रेज जब आए थे तो लगभग ज़्यादातर पश्चिम बंगाल क्षेत्र या बंगाल एरिया में ज़्यादा पहले धावा बोले थे। तो अब याद रखना कि रानीगंज की जब भी बात हुए तो पश्चिम बंगाल की बात होती है, वहाँ से हमें कोयला देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो है असम में क्या क्या देखें, मेकुम, जंजी, नजीरा ना, 3 क्षेत्र ऐसे हैं असम में। एक मेकुम है, दूसरा जंजी है, तीसरा नजीरा है। मेकुम पहला, दूसरा जंजी, तीसरा नजीरा। मेकुम पहला, दूसरा जंजी, तीसरा नजीरा। अब देख लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये देखो क्या है ये, ऐसे तो मेकुम बोलेंगे इसमें, ठीक है बाबू, मेकुम हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, जंजी हो जाएगा बाबू, ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, जंजी हो जाएगा। तीसरा नजीरा, हाँ नजीरा। तो मेकुम और जंजी और नजीरा क्या हो जाएगा बाबू, मेकुम, जंजी और नजीरा, ठीक है। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा बाबू, असम में मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा बाबू, असम में मिलेगा। आगे हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का कोरबा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का कोरबा, कोरबा का से कोरबा, का से कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पड़ेगा बाबू, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ेगा बाबू, छत्तीसगढ़ में ना। आगे जब ध्यान देना, प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। अच्छा सोचो पहले, प्राकृतिक गैस जो होती है, जो प्रकृति ने गैस दिया वो हल्की होती है और इसी के कारण जो है खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। किसके ऊपर पाई जाती है, खनिज तेल की। तो प्राकृतिक गैस ऊपर होगा कि खनिज तेल, तो प्राकृतिक गैस होगा। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक गैस क्या होती है बाबू, हल्की होती है। प्राकृतिक गैस क्या होती है बाबू, हल्की होती है। आगे देखेंगे खनिज तेल, क्या देखेंगे बाबू, खनिज तेल। खनिज तेल में सरंध्र, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर में पाया जाता है ना। जब भी खनिज तेल की बात करेंगे हम सरंध्र ले लेंगे और चूना पत्थर ले लेंगे और बलुआ पत्थर ले लेंगे। क्या क्या, तो सरंध्र, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। जहाँ पे खनिज तेल पाया जाएगा बाबू वहाँ पे सरंध्र देखने को मिलेगा, चूना पत्थर देखने को मिलेगा और बलुआ पत्थर देखने को मिलेगा। तीनों जगह यदि मिला, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सरंध्र, तो वहाँ पे खनिज तेल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे चलेंगे, बसीन क्या होता है, अरब सागर में मुंबई हाई के पास एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जो बसीन होता है वो किधर पड़ेगा बाबू, अरब सागर में। तो अब आप देखो अरब सागर, ये भारत ये जो है क्या है बाबू, भारत का नक्शा बन गया ये। तो यहाँ पे क्या है, अरब सागर है। यहाँ क्या है बाबू, अरब सागर है, ठीक है। अरब सागर में ही एक बसीन क्षेत्र है, यहीं पे क्या है, बसीन क्षेत्र है ना। और यही जो है क्या है बाबू, एक बसीन क्षेत्र है, ठीक है, जो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। और मुंबई हाई के पास, कहाँ पड़ेगा बाबू, मुंबई हाई के पास एक प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र है बसीन। और बसीन किस सागर में पड़ता है बाबू, तो अरब सागर में पड़ता है। और भारत की किधर पड़ता है बाबू, भारत के पश्चिमी घाट की ओर में, पश्चिम में पड़ता है। आगे हम देखेंगे डिगबोई, ठीक है, पहला नंबर याद रखना डिगबोई। दूसरा नंबर नहर कटिया, दूसरा नंबर पे क्या है, नहर कटिया। तीसरा नंबर पे है मोरून। तीसरा नंबर पे क्या है, मोरून हुगरीपन, ठीक है, मोरून हुगरीपन। असम की महत्वपूर्ण तेल उत्पादक राज्य है। सोचो, असम की महत्वपूर्ण तेल उत्पादक राज्य क्षेत्र है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो डिगबोई असम में पाया जाएगा, नहरकटिया भी असम में पाया जाएगा, मोरून हुगरीपन,
मोरून हुगरीपन भी कहाँ पे मिलेगा बाबू, असम में पाया जाएगा। अब प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है असम का, ठीक है। तो कौन कौन सा, डिगबोई, ठीक है, कौन सा बाबू, डिगबोई असम में, और नाहरकटिया भी असम में, और ये क्या बोलते हैं, मोरून हुगरीपन, मोरून हुगरीपन भी ये आपको असम में ही देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। आगे कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, खंभात की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्राकृतिक गैसों के भंडार पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक गैसों के भंडार हम देखेंगे तो कृष्णा और गोदावरी नदी का बेसिन दिखा दिए, जहाँ पे बंगाल खाड़ी में से आपके गिरेंगे सब। तो कृष्णा और गोदावरी नदी का जो बेसिन बनता है, तो यहाँ पे भी प्राकृतिक गैस देखने को मिलती है, यहाँ पे भी प्राकृतिक गैस देखने को मिलेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी प्राकृतिक गैस आपको देखने को मिलती है बाबू, ठीक है। और खंभात के खाड़ी में भी प्राकृतिक गैस देखने को मिलती है। तो जब भी प्राकृतिक गैस देखने की बात करेंगे तो आप अंडमान निकोबार द्वीप में भी देख लेंगे, खंभात की खाड़ी में भी देख लेंगे, और यहाँ पे क्या बोलते हैं खंभात की खाड़ी, अंडमान निकोबार और कृष्णा गोदावरी बेसिन, 3 जगह पे आपको प्राकृतिक गैस देखने को मिलनी है। थोरियम जो है मोनाजाइट रेत में पाई जाती है। थोरियम कहाँ पे आपको मिलेगी बाबू, तो मोनाजाइट रेत में मिलेगी। ज्वारी तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन कच्छ के खाड़ी में होता है, ठीक है। तो ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अब मैंने बता दिया कि ज्वारी तरंगों से हम जब ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो ये क्या है बाबू, गैर परंपरागत स्रोत से है। किस स्रोत से बाबू, गैर परंपरागत स्रोत से। अभी नई नई टेक्नोलॉजी से हम ज्वारी तरंगों से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। और कहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं बाबू, कच्छ के खाड़ी। कहाँ पे बाबू, कच्छ के खाड़ी गुजरात के आसपास, गुजरात में है। और यहाँ से हम जो है ज्वारी तरंगों के द्वारा हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। कोई दिक्कत बाबू, आगे चलो। पार्वती घाटी जो है, पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश एवं पूगा घाटी लद्दाख स्थानों पर भूतापीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। एक आपको याद रखना कि पार्वती घाटी, और दूसरा याद रखना पूगा घाटी। तो पूगा घाटी जो है लद्दाख में ना, पहलवान लोग कहाँ लड़ेंगे बाबू, लद्दाख में। तो पूगा घाटी की जब भी बात होगी तो कहाँ होगी बाबू, लद्दाख में। पूगा घाटी की बात क्या होगी बाबू, लद्दाख में। और पार्वती घाटी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में। जब आप पार्वती घाटी और पूगा घाटी में जाएंगे तो वहाँ से आप देखेंगे कि विद्युत एनर्जी, मतलब कि भूतापीय ऊर्जा से हमको जो है विद्युत एनर्जी तैयार की जाती है, बिजली तैयार की जाती है भूतापीय ऊर्जा से, जमीन से। लद्दाख में याद रखना तो पूगा घाटी से याद रखना। और जब यहाँ पे लद्दाख में तो पूगा घाटी हो गई, लद्दाख में क्या हो गई बाबू, तो पूगा घाटी हो गई। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी, हिमाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा बाबू, पार्वती घाटी। आगे हम चलते हैं बेलाडिला खादान जो है लौह अयस्क। बेलाडिला खादान किसके लिए मतलब कि इम्पोर्टेंट है बाबू, लौह अयस्क के लिए। और बेलाडिला कहाँ देखने को मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि लौह अयस्क जो है, लौह अयस्क का हेमेटाइट जो लोहा का अयस्क है, इसको कहाँ से, विशाखापट्टनम से हम कहाँ भेजते हैं बाबू, जापान भेजते हैं। और जापान तथा दक्षिण कोरिया, सोचो विशाखापट्टनम से हम जापान और दक्षिण कोरिया क्या भेज रहे हैं बाबू, लोहे का एक जो है अपरूप बोलते हैं उसको, लोहे का प्रकार बोलते हैं इसको, हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहा को कहाँ भेजा जाता है बाबू, विशाखापट्टनम से हम कहाँ भेजेंगे, जापान को भेज देंगे। और जापान और उसके बाद कहाँ भेज देंगे, तो दक्षिण कोरिया। कहाँ भेज देंगे बाबू, दक्षिण कोरिया भेज देंगे। बॉक्साइट खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। कहने का मतलब है कि जो बॉक्साइट खनिज बनता है और कैसे बनेगा बाबू, तो चट्टानों के अपघटन से बनेगा। चट्टान का जब अपघटन होगा, टूटेगा उठेगा, तो बॉक्साइट खनिज बनता है। क्या बनता है बाबू, बॉक्साइट खनिज बनता है जो अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को, कहने का मतलब जब टूट फूट करके जब बनता है तब
आगे हम चलेंगे प्लेसर निक्षेप। क्या प्लेसर निक्षेप में क्या होता है? प्लेसर निक्षेप, निक्षेप का मतलब कि डिपोजिशन का, कोई चीज़ जमा होना होता है। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम। प्लेसर निक्षेप में 3 चीज़ देखने को मिलेगा आपको। सोना भी देखने को मिलेगा, चांदी भी देखने को मिलेगा और प्लेटिनम भी देखने को मिलेगा। ये पहाड़ियों, आधार तथा घाटी तल के रेत में जलोढ़ निक्षेप में पाए जाएंगे। तो सोना, चांदी और प्लेटिनम। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम किस निक्षेप में मिलेगा बाबू? प्लेसर निक्षेप में देखने को मिलेगा। और प्लेसर निक्षेप आपको कहाँ मिलेगा? घाटियों में, पहाड़ों में, रेतों में। घाटियों में, पहाड़ों में, रेतों में प्लेसर निक्षेप देखने को मिलेगा। और प्लेसर निक्षेप में सोना, चांदी, प्लेटिनम। अब जिसको भी सोना चाहिए, चांदी चाहिए, प्लेटिनम चाहिए तो पहाड़ों में देखो, रेतों में देखो, घाटियों में देखो कि वहाँ प्लेसर निक्षेप है कि नहीं। यदि वहाँ प्लेसर निक्षेप होगा तो सोना, चांदी और प्लेटिनम तीनों चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत बाबू? आगे चलते हैं। अब नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन समुद्री जल से प्राप्त होता है। नमक कहाँ कहाँ से? मैग्नीशियम से और ब्रोमाइन से। तो समुद्री जल में मैग्नीशियम और ब्रोमाइन दोनों पाया जाएगा। उसी से हम क्या करते हैं बाबू? नमक प्राप्त होता है। अगर रैट होल, अब रैट होल एक पूर्वोत्तर भारत में बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमेना है कि है क्या रैट होल। तो उसके बारे में देखिए कि मेघालय में कोयले का खनन, मेघालय में कोयले का खनन जनजाति परिवारों द्वारा है ना। जो जनजाति परिवार होते हैं, बहुत गरीब होते हैं जनजाति बेचारे, तो वो जो है मेघालय में रैट होल, चूहे की तरह, मतलब जमीन के अंदर ही एक होल खोद देते हैं, मतलब होल बना देते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? घर की तरह से बना देते हैं। आगे हम देखेंगे मैग्नेटाइट, और जो कि बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। कभी कभी तो जो पोल बनाए रहते हैं ज़मीन के अंदर, वो बैठ जाता है, जिससे लाखों लोग मर जाते हैं। हाँ, तो रैट, लेकिन वो क्या करोगे, वो रैट होल मेघालय में बनाए हैं लोग। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि मैग्नेटाइट विद्युत उद्योग में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है ना। जो लोहे का रूप है मैग्नेटाइट, वो विद्युत रूप में विशेष रूप से प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब यदि समझ लो कि लोहा का प्रयोग करना है तो कौन से लोहा का करेंगे विद्युत में? तो मैग्नेटाइट का प्रयोग करेंगे। किसका बाबू? मैग्नेटाइट का। आगे हम चलते हैं, बादाम पहाड़ कहाँ पे देखने को मिलेगा बाबू? उड़ीसा में। बादाम पहाड़ आपको देखने को कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में। और उड़ीसा में मयूरभंज और केंदुझर, मयूरभंज और केंदुझर भी उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। तो बादाम पहाड़ी देखने को मिलेगा, मयूरभंज देखने को मिलेगा और केंदुझर उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा आपको। और झारखंड में सिंहभूम देखने को मिलेगा। झारखंड में सिंहभूम देखने को मिलेगा, जहाँ पे लौह अयस्क के खनन होते हैं। ठीक है, लौह अयस्क के खनन। तो हमको लोहा का जहाँ खनन देखने को मिलेगा वो आप हम झारखंड में जाएंगे तो सिंहभूम जिला है या क्षेत्र है। तो सिंहभूम क्षेत्र में हम क्या देखने को हमको मिलेगा बाबू? लोहा का खनन हो रहा है। हाँ, लोहा का क्या हो रहा है बाबू? खनन हो रहा है। और उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बादाम पहाड़ी मिलेगी। अब बादाम पहाड़ी में भी जाएंगे तो वहाँ पे लोहा का उत्पादन हो रहा है, खनन हो रहा है। मयूरभंज में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी लोहा मिल जाएगा आपको। और केंदुझर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी लोहा मिलेगा। ये सब उड़ीसा में है। कहाँ है बाबू? ये उड़ीसा में है। कायद्री चट्टान एवं आग्नेय चट्टान में जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा ना। तो कायद्री चट्टान या आग्नेय चट्टान में जस्ता देखने को मिलेगा, तांबा मिलेगा, जिंक मिलेगा, सीसा, ये सब मिल जाता है। चंद्रपुर, रत्नागिरी, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा बाबू? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2 क्षेत्र हैं, एक चंद्रपुर है, दूसरा है रत्नागिरी। कहाँ पे देखने को मिलेगा? चंद्रपुर और रत्नागिरी, ये महाराष्ट्र क्षेत्र में है। चित्रदुर्ग, बेलारी, चिकमंगलूर, ये सब कहाँ देखने को मिलेगा बाबू? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में क्या क्या देखने को चित्र मिलेगा? चित्रदुर्ग, बेलारी और चिकमंगलूर। तो मंगलोर कर्नाटक में है, तो चिकमंगलूर कर्नाटक में हो जाएगा, बेलारी भी कर्नाटक में पड़ेगा, चित्रदुर्ग भी कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और नॉर्मल देखेंगे बेलाडीला तो छत्तीसगढ़ में है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 27%, और इसका प्रयोग इस्पात बनाने में किया जाता है।
और पेंट बनाने में, कीटनाशक दवाएं बनाने में ये सब किया जाता है। मैग्नीज का प्रयोग हम इस्पात बना लेंगे, फिर पेंट बना लेंगे और कीटनाशक बनाने में के रूप में करेंगे। इस्पात बनाएंगे, पेंट बनाएंगे और कीटनाशक बनाएंगे मैग्नीज से। ठीक है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 27% हो रहे हैं मैग्नीज। तांबा के देखेंगे तो बालाघाट मध्य प्रदेश में और सिंहभूम झारखंड में भी मिलेगा और खेतड़ी राजस्थान में भी मिलेगा। तो कहने का मतलब कि तांबा खेतड़ी राजस्थान में भी मिलता है, सिंहभूम झारखंड में भी मिलता है और बालाघाट मध्य प्रदेश में भी मिलता है। तो मध्य प्रदेश में हम पहुंच जाएंगे बालाघाट क्षेत्र में, तो हम तांबा आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे भारत में बॉक्साइट का निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड क्षेत्र में मिलेगा। तो बॉक्साइट तो आपको पता है कि उड़ीसा में है, लेकिन अमरकंटक का पठार में हम देखेंगे बॉक्साइट देखने को मिलेगा और मैकाल पहाड़ियाँ। ठीक है, और मैकाल पहाड़ियाँ, इन दोनों क्षेत्रों पे जब जाएंगे तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा। और बॉक्साइट के लिए उड़ीसा 49% अकेले उड़ीसा, 24% गुजरात और 9% झारखंड। तो उड़ीसा में बॉक्साइट ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। बॉक्साइट का निक्षेप कहाँ पे देखने को मिलेगा बाबू, उड़ीसा में देखने को मिलेगा। अभ्रक, अब किसकी बात करेंगे हम बाबू, अभ्रक। अभ्रक की बात करेंगे। अधात्विक खनिज है, प्लेटो व पत्थर में पाया जाता है। तो कोई पूछे अभ्रक क्या धात्विक खनिज है, तो जी नहीं, अभ्रक जो होगा बाबू अधात्विक खनिज होगा, और धातु है ही नहीं, अधात्विक खनिज है अभ्रक, जो ब्यावर राजस्थान में पाया जाएगा। हमको अभ्रक लेना है, कोई जैसे किसी ने बोल दिया कि आप अभ्रक लेके आइए, तो धात्विक नहीं होता, अधात्विक खनिज है, याद रखना। अब ब्यावर राजस्थान में जाएंगे तो आपको अभ्रक मिलेगा। उसके बाद में जो झारखंड के हजारीबाग में जाना है, झारखंड के हजारीबाग, राजस्थान के ब्यावर में, राजस्थान के ब्यावर में और झारखंड के हजारीबाग में और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में और पटना के गया में। ठीक है, याद रखना, झारखंड के हजारीबाग में आपको अभ्रक देखने को मिलेगा और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में मिलेगा, पटना के गया में देखने को मिलेगा और राजस्थान के ब्यावर में आपको अभ्रक देखने को मिलेगा। अभ्रक देखने को क्या करेगा बाबू, मिलेगा। ये आपको याद रखनी है, क्या रखनी है बाबू, आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी हम लेक्चर को समाप्त करते हैं और आप लोग याद रखना कि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। हर व्यक्ति जो है उसके पास मादा है किसी काम को करने के लिए, आप अवश्य करेंगे और बस आपको एकाग्रता से सुननी है, इसको 3 से 4 बार सुननी है और एकाग्र रूप से कहानी की तरह जब आप सुनेंगे, पढ़ाई को बिना बोझ लिए पढ़ो, टेंशन किस बात का है। हाँ, पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे, बस अपने मन में एक ही बात याद रखना बाबू कि हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे।